हेलो स्टूडेंट्स, एक बिजनेस साइड में हमारा लगभग एंडिंग की ओर है। हम आज मैं आपको 4 सेक्शन बताता हूं। सेक्शन 41, 1, 3, 4 एंड 5। ठीक है, 41 2 भी होता है, लेकिन वो सिंघानिया में नहीं दिया है क्योंकि वो सीए फाइनल लेवल की चीज है ना। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है। तो इसका हेडिंग आपको 260 सिंघानिया में पेज नंबर 260 पर मिलेगा। व्हाट आर द डिम्ड प्रॉफिट एंड हाउ दे आर चार्ज। डिम्ड प्रॉफिट अंडर बिजनेस हेड। बिजनेस हेड में जो प्रॉफिट माने गए हैं, तो देखें आप जरा, पहला पॉइंट लिखा है रिकवरी अगेंस्ट डिडक्शंस। सेक्शन 41(1) रिकवरी अगेंस्ट डिडक्शन। इसका हेडिंग है रिकवरी अगेंस्ट डिडक्शन। आप अपनी कॉपी में इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि इतना बड़ा थोड़ा ना, कोई काम का नहीं, सब कट करवाऊंगा मैं। एक लाइन में आंसर खत्म है वैसे तो, बट पहले हेडिंग लिख लें रिकवरी अगेंस्ट डिडक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख लें। एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस और एनी अदर एक्सपेंडिचर। ठीक है, लिख लिया एग्जाम्पल। अब आगे लाइन एक ही लिखना है, और मैं पहले लिखवा भी चुका हूं। ये तीनों पॉइंट में एक ही बात बनती है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो बात ये है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको अभी पिछले वीडियो में 43B में, और मैंने कहा था वो कंप्लीट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ही करना सारे क्वेश्चन आगे भी। तो उसमें क्रेडिट साइड में हमने देखा था कि एक्साइज ड्यूटी रिफंड लिखा हुआ था, कस्टम ड्यूटी रिफंड लिखा हुआ था। तो रिकवरी अगेंस्ट डिडक्शन, हेडिंग क्या? डिडक्शन, यानी जो डिडक्शन हो चुका था उसकी रिकवरी हो गई। तो जो एक्साइज ड्यूटी या जो कस्टम ड्यूटी मेरा पहले डिडक्टेड हो गया था, मतलब अलाउड हो गया था, वो मुझे रिफंड मिल गया। तो क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? तो मैंने एक लाइन लिखवाई थी वहां, वही लाइन यहां लिख लो, वही लाइन यहां है, और इन तीनों केस में वही लाइन है। इसलिए आप चाहें तो कॉमन लिख सकते हैं तीनों केस में, यानी आप चाहें तो पहले इन तीनों की हेडिंग लिख लें। ये सेक्शन हटा देता हूं। इसका हेडिंग हो गया आपका रिकवरी अगेंस्ट डिडक्शंस, फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी, एनी अदर एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। इसका ये हम पढ़ चुके हैं, ये था अपना सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च असेट यूज इन साइंटिफिक रिसर्च। असेट यूज तो अपन वो पढ़ा था, याद करो, क्वेश्चन भी किया था। तो असेट जो साइंटिफिक रिसर्च में यूज हो रही थी, रिसर्च खत्म हो गई, उसके बाद आपने असेट्स को बेच दिया विदाउट एनी अदर यूज, विद एनी अदर यूज। ये मैंने पढ़ा था वहां पर, ये वही पॉइंट है। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सी पेज नंबर, जो भी अपनी कॉपी के पेज नंबर है वो नंबर लिख लेना। और ये है आपका बेड डेट्स रिकवरी। क्या ये बेड डेट्स, इसका भी मैंने बताया था, उस क्वेश्चन में था। जो बेड डेट्स अलाउड हो गए थे, अब वो रिकवरी हो गई, तो क्या वो टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे? तो तीनों में एक ही रूल है, इसमें भी ये रूल पढ़ा था हमने। तो इन सबका कॉमन रूल क्या है? कॉमन रूल इनका ये है कि इफ अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन, अगर अर्लियर अलाउड हो गया है डिडक्शन में, देन टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, है ना। तो बेड डेट्स पहले आपका माइनस हो गया, डिडक्शन मिल गया, अलाउड हो गया, मतलब आपने टैक्स बचा लिया। अब जब रिकवरी होगी तो टैक्स देना पड़ेगा। यही बात मैंने उस क्वेश्चन में समझाई भी थी, आप चाहो तो वीडियो रिपीट करके देख लेना। एक्साइज ड्यूटी के बारे में भी यही बताया था। एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी अगर अगले अलाउड हो गए हैं और रिकवर हुए हैं तो फिर आप टैक्सेबल होंगे। और अगर उल्टा है, इफ अर्लियर डिसअलाउड, देन तब क्या होगा? देन नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल होगा। क्योंकि डिसअलाउड हो गया, इसका मतलब उसी ईयर की इनकम में एडबैक जुड़ गया तो टैक्स बढ़ गया आपका, तो उधर टैक्स दे दिया ना, तो डबल से टैक्स नहीं लगेगा। लॉजिक ये। और इजी तरीका याद रखने का बताया था मैंने, अर्लियर अलाउड देन अलाउड, अर्लियर डिसअलाउड देन डिसअलाउड। इस बार भी डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है, ये कंसेप्ट। तो इन तीनों पे सेम है। यहां पे भी यही पढ़ा था वरना सारा असेट्स में भी देखो, जितना डिडक्शन मिला था हमें सेक्शन 35 में साइंटिफिक रिसर्च का,
उतने तक का प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट माना था, बाकी का कैपिटल गेन। तो उतने तक यानी जितना आपका डिडक्शन अलाउड हुआ उतने तक का तो आप बिजनेस इनकम मानो, ज्यादा हो जाए वो कैपिटल गेन, वो अलग बात। ये पढ़ा था इन सब में सेम रूल है, 41, 1, 3, 4 ये तीनों का कॉमन रूल। तो ये सारा पूरा पेज कट कर देना और वहां लिख लेना सी इन कॉपी, शॉर्ट नोट्स इन कॉपी। तो ये सब कट करके सीधे आ जाओ आप 41.5 पर, 41.5 के ऊपर के सब कट। अब एडजस्टमेंट ऑफ लॉस, एक अच्छी बात है कि मैंने इस बार आपको एक चैप्टर में पढ़ा दिया सेट ऑफ लॉसेस। तो आपको पता है बिजनेस लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं? 8 साल मैक्सिमम। कितने? नेक्स्ट 8 असेसमेंट, इसको छोड़ के अगले 8 साल। क्या 8 साल से ज्यादा हो सकता है? यस, ये एकमात्र एक्सेप्शन है उसका, जहां 8 साल से ज्यादा भी आप जा सकते हो बिजनेस लॉस के लिए। कब हो सकता है साहब? तो लिखा जनरली लॉस ऑफ बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड आफ्टर 8 years, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड आफ्टर 8 years। एन एक्सेप्शन इज हाउएवर प्रोवाइडेड। कंडीशन क्या है? द बिजनेस प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड। बंद वाले बिजनेस की बात कर रहा हूं, चालू वाले बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं। और वो भी खाली इतनी सी बात भी नहीं है, यूं तो डिसकंटिन्यूड बिजनेस का भी लॉस आप 8 साल से ज्यादा नहीं ले आ सकते, लेकिन यहां एक और शर्त, लॉस ऑफ सच बिजनेस प्रोफेशन पर्टेनिंग टू द ईयर इन विच इट इज डिसकंटिन्यूड। कौन सी ईयर का लॉस? जिस ईयर में डिसकंटिन्यू किया बस उसी ईयर का लॉस, उसके बाद का, उसके पहले का नहीं। जिस ईयर में डिसकंटिन्यूड किया है ना, आपने मान लो 2002-3 में बिजनेस डिसकंटिन्यू किया तो उस ईयर का लॉस आप आगे तक ला सकते हो। और तीसरा, सच बिजनेस इज नॉट स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक। और वो लॉस आगे आके क्या, आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सच बिजनेस प्रोफेशन देयर इज रिसिप्ट विच इज डिम्ड एज बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 41(1), 3, 4 और 4। मतलब कहने का ये कि 41(1) मतलब उस ईयर का लॉस आप अभी तक ला सकते हो, जबकि 8 साल से ज्यादा हो गए। उस लॉस को आप इस ईयर में लाओगे, कहां से सेट अप करोगे? मान लो 2-3 में लॉस हुआ था, 2-3 ये डिसकंटिन्यूड हुआ था बिजनेस, और इसी ईयर में हमें 50 लाख रुपए का लॉस हुआ था। अब इस ईयर का कोई बेड डेट्स रिकवरी हुई हमें 41(4) में, या कोई एक्साइज ड्यूटी या कस्टम रिफंड या कोई एक्सपेंसेस रिकवर हुआ हमारा, जिसको हमने क्या माना? बिजनेस इनकम। क्या मानते हैं? अपन पढ़ा बिजनेस इनकम मानते हैं। तो अर्लियर अलाउड और इस ईयर में क्या मानेंगे? बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम मान लो वो 51 लाख रुपए की, तो उसमें से ये ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 50 लाख का मैं माइनस कर सकता हूं। किसी और इनकम में से माइनस करने का नहीं बोल रहे हैं, कंडीशन चारों क्यूमुलेटिव है, ठीक है। डिसकंटिन्यूड बिजनेस होना चाहिए, उस ईयर का लॉस होना चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए, और उस बिजनेस की ये वाली रिसिप्ट होना चाहिए। द अनअब्सॉर्ब्ड लॉस पर्टेनिंग टू द ईयर इन विच बिजनेस discontinued is permitted to be set off against notional income under section this even after 8 years, ठीक है ना। It can be set off even if return of loss is not submitted in time। इसमें से सेट ऑफ कर सकते हो बस, और किसी में से नहीं। आपकी कोई दूसरी इनकम है मान लो, उसमें सेट ऑफ करोगे? नहीं, इसमें से सेट ऑफ करोगे, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल बात थी। नीचे प्रॉब्लम लिखिए, कट कर देना, ठीक है। और अब आते हैं हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। बीच की जो थ्योरी पर बची है उसको काटना नहीं है, वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी उसका प्रैक्टिकल से कोई रिलेशनशिप नहीं, इसलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट यहां से। पेज नंबर 268 पर 90P1 यहां से स्टार्ट हो रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। 10 क्वेश्चन है, 10 में से 8 आपको करना है। 9th 10th में करवाऊंगा, 10th तो हमेशा हमेशा के लिए कट कर देंगे, क्योंकि आप 10th की एक बार साइज देख लो। वो सिंघानिया जी भी थक गए क्वेश्चन बनाते बनाते, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट डाल देते, तो उन्होंने इतना बड़ा क्वेश्चन बना डाला। जरूरत नहीं, एग्जाम में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ऐसा आया तो 50 नंबर का अकेला क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम 9th तक करेंगे, तो 9th में करवाऊंगा। 8 क्वेश्चन आपको करना है, P1 to P8। अब इसमें से एक में करवाता हूं एक बार और, वैसे तो मैं करवा चुका हूं आपको क्वेश्चन करना कैसे बिजनेस सेट के, फिर भी एक और करवा देता हूं। P2 में करवाता हूं, कैसे करना है आप एक बार और अच्छे से समझ लेना, है ना। पूरा फॉर्मेट याद है आपको, उस फॉर्मेट को याद रखो माइंड में, बिल्कुल फॉर्मेट आखिरी तक वही चलेगा, करेक्ट। तो पेज नंबर 270 पर 90 पैराग्राफ P2 क्वेश्चन। एक 64 ईयर्स, ये भी ध्यान से देख लिया करो कि 64 ईयर्स है इसे,
यानी सीनियर सिटीजन है। और अगर यहां लिखा होता है डिसेबल्ड पर्सन, तो एक सेक्शन 80U याद होगा डिडक्शन में। अगर असेसी खुद ही डिसेबल्ड हो तो वहां डिडक्शन होता था। रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये भी ध्यान रखना कि नॉन रेसिडेंट तो नहीं है, क्योंकि नॉन रेसिडेंट अगर हुआ तो सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, इंडिया से बाहर वाले टैक्सेबल नहीं। तो नेट प्रॉफिट 17,34,000 मैंने लिख दिया। और क्रेडिट साइड में मैंने हमेशा बताया क्या क्रेडिट साइड में देखना है, डिसअलाउड इनकम देखना है ना। और डेबिट साइड में क्या देखना है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, मतलब जो इस हेड के नहीं है, तो जो इस हेड की इनकम नहीं है, नॉट चार्जेबल अंडर बिजनेस हेड, वो हटा दो। ग्रॉस प्रॉफिट तो बिजनेस हेड का होता है। कमीशन एंड डिस्काउंट, ये भी बिजनेस रिसिप्ट होती है। सन्ड्री रिसिप्ट, इसको भी बिजनेस ही मानते हैं। अदर रिसिप्ट, सन्ड्री रिसिप्ट, मिसलेनियस रिसिप्ट, बिजनेस इनकम मानते हैं। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये बिजनेस इनकम नहीं, इसलिए इसको मैंने हटा दिया। क्रेडिट साइड जल्दी हो जाएगी। अब डेबिट साइड, लेकिन डेबिट साइड करने से पहले आप पहले नीचे सारे पॉइंट एक बार रीडिंग लगा लेना। हर क्वेश्चन एग्जाम में भी जैसे क्वेश्चन आता है सीधे लाइन नहीं खींचना है। ये तो मैंने टाइम बचाने के लिए फटाफट लिख दिया, वरना आपको पहले सबसे पहले क्वेश्चन थ्रू आउट पढ़ना है, पॉइंट सारे पढ़ना है, चाहे जल्दी जल्दी पढ़ो। क्या करना हो बाद में सोचना, बस याद रह जाए कि पहला पॉइंट एडवर्टाइजमेंट का है, दूसरा पॉइंट डेप्रेशन का है, तीसरा सैलरी का है, चौथा जनरल एक्सपेंसेस, पांचवा आउटस्टैंडिंग जीएसटी का है, छठा पॉइंट इनकम of X from company deposit 12,000. Determine the tax liability of X for the year, assuming that insurance premium paid by X on life insurance policy of Mrs. X is 1,03,000 वगैरह। तो ये लाइफ इंश्योरेंस तो 80C में आएगा। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ ये एक्सपेंसेस पे कुछ एडजस्टमेंट था। अब हम 1 बाय पॉइंट वाइज करेंगे, फिर P&L वाइज, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि P&L वाइज करो और साथ में कोरिलेट करते जाओ, बट उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं बताता हूं पहले पॉइंट वाइज। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 3,400 बीइंग 2 डायरीज, कास्ट बीइंग 1,700 ईच, प्रेजेंटेड टू कस्टमर। तो ऊपर कहीं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पढ़ो, कहां है देखो, कहीं ना कहीं होगा। तो एडवर्टाइज एक्सपेंडिचर लिखे हुए देखो आप 4,000 रुपए के, चाहे आउटस्टैंडिंग हो, उससे क्या मतलब है, आउटस्टैंडिंग भी अलाउड होते हैं। 43B जो अगर याद आ रही तो वो आउटस्टैंडिंग कुछ चीजों पे अप्लाई होती है, सब पर नहीं, इसलिए आउटस्टैंडिंग तो भी अलाउड। 4,000 रुपए के एडवर्टीजमेंट में क्या इंक्लूड है, तो 4,000 के एडवर्टीजमेंट में आपकी डायरी वगैरह कस्टमर को दी, तो भाई ये तो बिजनेस में होता ही है। आप देखना कई बैंक की और कई कंपनी अपनी डायरी छपवाती, कोई कैलेंडर छपवाते हैं, है ना। तो बिजनेस प्रमोशन पे ये लोग न्यू ईयर पर या दिवाली पर इस तरह से अपने प्रेजेंट देते हैं एडवर्टीजमेंट के तौर पे, तो कुछ गलत नहीं है। तो बिजनेस एक्सपेंडिचर हुआ ना, मैंने कहा था जनरल सेंस ज्यादा लगाना। हाँ, अगर ये एडवर्टीजमेंट पॉलिटिकल पार्टी की किसी मैगजीन या सोवेरियन में होता है ना, उनकी पेम्पलेट पर होता, तो फिर ये डिसअलाउड होता। तो सारे एडवर्टीजमेंट अलाउड है, पब्लिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, कैसे भी डिजिटल मार्केटिंग, सारे एड अलाउड है। लेकिन एडवर्टीजमेंट इन मैगजीन और ब्रोचर और पेम्पलेट पब्लिश बाय पॉलिटिकल पार्टी इज डिसअलाउड। तो एक डिसअलाउड की लिस्ट मैंने आपको भेजी है, वो आप पूरी लिस्ट अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि वो उस पूरी लिस्ट जो है ये समझ लो मैक्सिमम क्वेश्चन में वही काम आएगी। तो एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया है, इसलिए आप उसको अपनी कॉपी में पूरा लिखना डिसअलाउड की लिस्ट को, फिर ही क्वेश्चन करना। तो अलाउड है इसलिए कुछ नहीं करा, मुझे तो क्या चाहिए डिसअलाउड, अलाउड है इसलिए कुछ नहीं करा। दूसरा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स प्रोविजन सेक्शन 32 के हिसाब से आ रहा है 29,700, यानी ये सही है, तो फिर ऊपर वाला गलत है। ऊपर कितना है ढूंढो, ऊपर 28,000 है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि डेप्रिसिएशन इन P&L अकाउंट 28,000 वो डिसअलाउड कर देते हैं, और डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 जो है 29,700 है, वो अलाउड कर देते हैं, यही हैंड टू हैंड। तो ये सबसे बेस्ट है कि जितना P&L लिखा उसको पूरा डिसअलाउड कर दो, यानी आप 0 पे आ गए। अब जितना आपको लिखना था लिख दिया, उतने रुपए से प्रॉफिट का। डिफरेंस से भी कर सकते थे, लेकिन डिफरेंस में गलती हो सकती है, कभी कभी उल्टा हो जाता है। देखो आप अभी क्या हो रहा है, P&L में कम लिखा है, यहां ज्यादा है, और कभी कभी यहां ज्यादा लिखा रहेगा, यहां कम। सबसे बड़ा तरीका P&L वाला उड़ा दो, पूरा 0 कर दो, फिर आपको जितना देना है दे दो, ठीक है।
सैलरी टू स्टाफ इंक्लूड पेमेंट 8,000 टू अ रिलेटिव विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंड ऑफ 3,000। तो पेमेंट टू रिलेटिव, सैलरी टू रिलेटिव अनरीजनेबल अंडर सेक्शन 40A2 अब सेक्शन नंबर बहुत काम आएंगे, ध्यान रख लेना, सेक्शन नंबर बहुत जरूरी है। तो कितनी एक्सेसिव है? 3,000, इसलिए डिसअलाउड। सेक्शन नंबर लिख दिया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। पेमेंट टू रिलेटिव अनरीजनेबल अंडर सेक्शन 40A2 डिसअलाउड। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड, ये इंक्लूड वर्ड बोलते हैं, इसका मतलब ये ऑलरेडी ऊपर लिखे हुए, उसमें इंक्लूड है, अलग से नहीं है कुछ नया है उसमें। ऊपर देखो जनरल एक्सपेंसेस होंगे कहीं, सेकंड नंबर पे ये 48,000। तो जनरल एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड है देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर 4800 इंकर्ड बाय एक्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ हिज एम्प्लॉय, अलाउड होते हैं, तो बिजनेस एक्सपेंसेस। ट्रेनिंग, कमीशन 10,000 फॉर सिक्योरिंग बिजनेस ऑर्डर, ये भी बिजनेस एक्सपेंडिचर है। कंपनसेशन 6,000 टू एम्प्लॉय व्हाइल टर्मिनेटिंग हिज सर्विस इज इन इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट, ये भी अलाउड है। उसको टर्मिनेट करना बिजनेस के लिए फायदे बनता है, इंटरेस्ट में था तो सही करा ना। तो जो बिजनेस के एक्सपेंडिचर अलाउड है, इसलिए कुछ नहीं करना। 3 बात दी, तीनों अलाउड है, इसलिए कुछ भी नहीं करूंगा मैं। 5वां, आउट ऑफ जीएसटी, ऊपर चलो जीएसटी होगा कहीं ना कहीं, देखो आप जीएसटी, हाँ, प्रोविजन फॉर जीएसटी आउटस्टैंडिंग है 13,000 रुपए, और ये लिख रहे हैं कि आउट ऑफ आउटस्टैंडिंग जीएसटी 3,000 इज पेड ऑन 10th जुलाई एंड 8,000 इज पेड ऑन 3rd अक्टूबर। The balance is not paid as yet. Due date of filing return is 31st July, है ना। इसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्या है? 19-20 ईयर की जुलाई लास्ट डेट है। अब यहां क्या क्लिक होना चाहिए आपको? कौन सा सेक्शन क्लिक होना चाहिए? तो यहां होना चाहिए अंडर सेक्शन 43B आउटस्टैंडिंग जीएसटी। याद करो 43B में आउट अनपेड लायबिलिटीज आर डिडक्टेबल ऑन पेमेंट बेसिस था ना। अगर आपने 31 जुलाई ड्यू डेट से पहले पे कर दिया तो अलाउड, नहीं तो डिसअलाउड। तो टोटल कितना ऊपर जीएसटी? 13,000 रुपए का। 13,000 रुपए में से आपने कितना पे कर दिया? 3,000 रुपए तो 10 जुलाई तक पे कर दिया था, ठीक है। 8,000 आपने अक्टूबर को पे किया, अक्टूबर 20 मतलब के ड्यू डेट के बाद, तो ये भी डिसअलाउड। और बाकी का दिया ही नहीं तो वो भी डिसअलाउड। तो हम तो सीधी सी बात करेंगे, ऐसे लिखा करो, मैंने बताया था। तो 10,000 क्या हो गया? डिसअलाउड। जो लेट दिया वो भी डिसअलाउड, जो नहीं दिया वो भी डिसअलाउड। अब अक्टूबर में जब दिया तो अक्टूबर या नेक्स्ट ईयर में अलाउड हो जाएगा वो 20 में, और बाकी का बचा हुआ जब भी देंगे 21 में, 22 में, 23 में, जब भी, तब अलाउड हो जाएगा। अभी तो क्या होगा? डिसअलाउड। फिर 6 पॉइंट क्या है? इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट 12,000 विच इज नॉट शोन इन पीएनएल, लिखी नहीं है। तो जो इनकम एक्सपेंसेस नहीं लिखे, अभी हम जो करते हैं वो तो जो लिखे उसका करते हैं, जो क्रेडिट में लिखे, जो डेबिट में लिखे। इसके बाद 2 स्टेप और थी, याद करो। उसमें मैंने बताया था कि नॉट डेबिटेड नॉट क्रेडिटेड, तो उसका हिसाब हम बाद में करते हैं, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं स्टार्टिंग से। सैलरी टू स्टाफ अलाउड, जनरल एक्सपेंसेस अलाउड, बेड रेट्स रिटर्न ऑफ अलाउड, लेकिन बेड रेट्स प्रोविजन होता तो डिसअलाउड, क्योंकि प्रोविजन एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। रिजर्व फॉर लॉसेस, रिजर्व फॉर लॉसेस, रिजर्व तो कोई से भी हो, अरे रिजर्व तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऐसे तो हर व्यक्ति बोल देगा मैंने तो कुछ भी नहीं, सारा का सारा रिजर्व बना दिया। तो रिजर्व कोई से भी हो, कितने रुपए का है? 2,000, डिसअलाउड। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑफिस प्रीमाइसेस, बिजनेस से रिलेटेड है इसलिए अलाउड, पर्सनल होती डिसअलाउड। एडवर्टाइजमेंट अलाउड, पॉलिटिकल पार्टी के होते तो डिसअलाउड। आउटस्टैंडिंग है तो भी अलाउड, बिकॉज 43B इस पे लगता ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, एक्स कौन? प्रोप्राइटर, अपने बिजनेस में से खुद, प्रोप्राइटर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल बीइंग पर्सनल इन नेचर, क्या माना जाता है? बीइंग पर्सनल एक्सपेंसेस माना जाता है, इसलिए क्या होगा? डिसअलाउड। आप ही का तो कंप्यूटेशन कर रहे हैं, आप ही का तो बिजनेस, और आप अपने बिजनेस में इंटरेस्ट निकाल रहे हो, तो इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल, प्रोप्राइटर अपने लिए कुछ भी नहीं लेगा, ना किराया और ना इंटरेस्ट। 3,500 डिसअलाउड।
ठीक है, चाहे वो अपना बिजनेस चला रहा हो उसमें, फिर भी वो अपने खुद के प्रीमाइसेस का खुद किराया नहीं ले सकता, डिसअलाउड होता है, पर्सनल हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये अलाउड। अच्छा, लोन में हमेशा रखना लोन का पर्पज, हाउसिंग लोन होगा तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, अदर सोर्सेज का होगा तो अदर सोर्सेज में जाएगा। लोन का पर्पज देखना, कुछ नहीं लिखा है तो आप हमेशा अज्यूम करना बिजनेस लोन है इसलिए अलाउड। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज इन जून 30 कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां लिख दिया उन्होंने, पूरा पेटेंट राइट यहां लिख दिया 17,000, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो डिसअलाउड होगा। पेटेंट बीइंग कैपिटल एक्सपेंसेस, तो 17,000 रुपए डिसअलाउड करो। लेकिन अब ये असेट है इसलिए आपने डिसअलाउड करा, तो पेटेंट पे तो डेप्रिसिएशन भी लगता है, तो इस पर आप डेप्रिसिएशन भी लगाओ। डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 क्या रूल है, 17,000 पर 25%। और पुट टू यूज भी ध्यान रखना, डेट दी है 30 जून है, मतलब मोर देन 180 डेज, इसलिए पूरा लगेगा। अगर 180 डेज से कम होता तो आधा लगाता है। तो इंटेंजिबल एसेट्स पे कितना है, 25% है, तो 17,000 का 25% 4,250 रुपए माइनस कर देते हैं। तो जितना पीएनएल में लिखा हो उसको पहले एडबैक कर दो। एडबैक करने का मतलब आगे आप जीरो पे आ गए। 17 तो 17, 10,000 लिखे हो तो 10 जोड़ देता, लेकिन डेप्रेशन तो पूरी कॉस्ट पे लगेगा ना। हैंड टू हैंड, अच्छा हैंड टू हैंड माइनस करने से बताता हूँ, बाद में बच्चे भूल जाते हैं। हम सोचे कि 2-4 लाइन छोड़ के बाद में लिखें, भूल जाएंगे। हैंड टू हैंड फिर क्या है, लमसम कंसिडरेशन फॉर एक्वायरिंग नो हाउ 3 मार्च को। नो हाउ भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो ये भी डिसअलाउड। कितने हजार रुपए, 60,000, ये डिसअलाउड। लेकिन फिर वही बात, डेप्रिसिएशन ऑन नो हाउ, इस पर डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन इस पर क्या है, यूज फॉर लेस देन 180 डेज, है ना। इसलिए मैं 60,000 रुपए पर 25% से नहीं लगाऊंगा, 25% का आधा कर दूंगा, क्योंकि 3 मार्च को पुट्टी यूज है, देखो। तो इसलिए मैं 60,000 पर 7,500 ही माइनस करूंगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर पीएनएल में लिखे हैं तो डिसअलाउड होते हैं, ध्यान रखना। कहीं कहीं अलाउड हुए थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो सेक्शन 30 एडी में हुए थे, साइंटिफिक रिसर्च में होते, जहां लिखे वो ठीक है, लेकिन बाकी तो नॉर्मल रूल ही है ना, जैसे इसमें भी लिखा आगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी तो हो गया अपना। प्रोविजन फॉर जीएसटी ये भी हो चुका अपना 13,000, कंप्लीट हो गया डेबिट साइड। अब यहां मान लो साइंटिफिक रिसर्च लिखा होता है, इक्विपमेंट परचेस फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये इक्विपमेंट परचेस फॉर साइंटिफिक रिसर्च होता है 60,000, तो मैं इसको डिसअलाउड नहीं करता, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च में तो 100% डिडक्शन है, और बल्कि कहीं कहीं तो ज्यादा है, 150% है, तो और बल्कि 60,000 तो माइनस करा हुआ है, तो 60 तो माइनस रहने देता, और 50% 30,000 और माइनस कर देता, फिर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो सेक्शन 35 एडी इन सब में कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड होते हैं, तो जहां जहां होते हैं वो रूल्स याद होना चाहिए। इस चैप्टर की खास बात ये, चैप्टर बहुत इजी लगेगा अगर आपको रूल्स याद है तो, क्योंकि बस करना ही है प्लस माइनस। अब प्लस माइनस सही होना चाहिए और वो अकॉर्डिंग टू रूल्स होना चाहिए। तो मैंने आपको तरीका बताया, पहले क्रेडिट साइड देख ली मैंने, फिर डेबिट साइड के आइटम्स देख लिए मैंने। कहां से देखे, पहले मैंने नोट से देखे 1 बाय 1, फिर मैं ऊपर चला। अब ये 2 स्टेप जब पार होते हैं उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एड या लेस करना, कोई इनकम ऐसी रह जाए अलाउड इनकम हो। अलाउड इनकम का मतलब ये कि जो बिजनेस की थी लेकिन लिखी नहीं, तो मैं प्लस करूंगा। कोई अलाउड एक्सपेंडिचर हो जो बिजनेस का हो लेकिन अभी तक डेबिटेड क्रेडिटेड नहीं था, नॉट डेबिटेड क्रेडिटेड, देखना नोट्स में लिखा है। तो ऐसा कोई एक्सपेंडिचर या ऐसी कोई इनकम नीचे दी है क्या? हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए, 6ठे पॉइंट में जो लिखा था वो था इनकम फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट 12,000 विच इज नॉट शोन इन पीएनएल। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐड करूं? नहीं, क्योंकि बिजनेस इनकम नहीं है, ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, डिपॉजिट है, तो ये तो अदर सोर्स में आएगी। हाँ, अगर ये एजेंसी कमीशन होता या कोई बिजनेस रिसिप्ट होती विच इज नॉट शोन इन पीएनएल, तो जो चीज पीएनएल लिखना भूल गए लिख दो, लिखोगे तो क्या होगा, इनकम प्लस होगी। और कोई एक्सपेंडिचर नीचे दिया होता, सपोज बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस विच इज नॉट डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट, तो मैं डेबिट कर देता, माइनस कर देता। तो ये आखिरी स्टेप तब अगर आपके पास क्वेश्चन में कहीं ऐसी कोई जानकारी हो तो, फिलहाल नहीं।
नीचे अगर कोई डिसअलाउड आइटम दे रखी है या कोई इनकम ऐसी दे रखी है जो बिजनेस सेट की नहीं है, तो मैं क्यों प्लस करूंगा उसको? तो ये जो इनकम दी है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इनकम फ्रॉम डिपॉजिट, ये अदर सोर्स की इनकम है, इसको मैं यहां क्यों ऐड करूंगा? यहां तक आपका बिजनेस सेट का क्वेश्चन कंप्लीट है। तो ये आ गई आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब आप अगर अदर सोर्सेस का भी करना चाहते हैं तो अदर नहीं, एक तो कैपिटल गेन की इनकम थी इसमें, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी तो था, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 31,000। अदर सोर्सेस की इनकम, वो इनकम फ्रॉम डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट की इनकम नीचे लिखी हुई है, विच इज नॉट शोन इन पीएनएल अकाउंट, कितनी 12,000, वो अदर सोर्स में आती है। ठीक, और कोई इनकम नहीं थी। तो इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट जीटीआई तक भी आ गए। और अब अपने सारे चैप्टर पढ़ने के बाद बिजनेस सेट पढ़ रहे हो, तो एक तरीके से अच्छा भी कि सारे अब आप पूरा टोटल इनकम तक के क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल हो आप। तो डिडक्शन दे सकते हैं क्या? 80C का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए इन्होंने, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का सेक्शन भी याद होना चाहिए। 80C में रूल था एक कि अगर 2012 के पहले की पॉलिसी है तो 20%, 12 के बाद की है तो 10%। ये कब की? 11 की। और वहां पॉलिसी स्पाउस पे भी ले सकते हैं, चिल्ड्रन पे भी ले सकते हैं। चिल्ड्रन में भी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मैरिड, अनमैरिड, मेजर, माइनर, बट नॉट पेरेंट्स। तो यहां सम इंश्योर्ड 10 लाख है। 10 लाख का अगर मैं 20% निकालता हूं तो 2 लाख आता है। 2 लाख से तो कम ही, तो पूरा दे सकते हैं हम तो। इसलिए 1,03,200, तो ये आ जाएगी टोटल इनकम, है ना। और कोई डिडक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है, और वो सारा डिडक्शन याद भी होना चाहिए, 80D वगैरह वो सारे। चलिए अब जरा हम इसका टोटल लगा के और देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो बिजनेस इनकम आ रही 17,85,050, 17,85,050 रुपीज, प्लस ये सब जोड़ देंगे तो आपकी जीटीआई आ जाएगी। और जीटीआई कितनी है? जीटीआई इज 18,28,000, 18,28,050 रुपीज, है ना। उसमें से माइनस करके 17,24,850 है, 850। और अब तो आप टैक्स निकालना भी सीख गए, इसलिए टैक्स भी निकालना। सीनियर सिटीजन बंदा है ये, तो सीनियर सिटीजन में पहले 3 लाख पर नहीं, फिर 3 लाख से 5 लाख रुपए पर, फिर 5 से 10, 10 से ऊपर, याद है ना। और इसमें कोई आपकी अदर इनकम इंक्लूड नहीं, शॉर्ट टर्म भी नॉर्मल वाला है ना, कोई लॉटरी वगैरह नहीं, कोई लॉन्ग टर्म नहीं, कोई स्पेशल रेट नहीं। वो होता तो याद करो, मैंने तरीका बताया था कि यहां तक आने के बाद इसके हिस्से कर देते हैं। कुछ भी नहीं है, सभी नॉर्मल इनकम है। देखो आप, सभी नॉर्मल इनकम, तो नॉर्मल इनकम पे एक स्लैब लगा देना, प्लस 4% एजुकेशन सेस लगा देना। तो अब टैक्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ये अच्छी बात है। ऐसे करना है सारे क्वेश्चन। इसलिए आपका होमवर्क अभी फिलहाल है P1, P2 ये रिपीट करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम है अपने पास, इसलिए रिपीट करना है। और स्टडी मटेरियल के भी कर सको तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरी इच्छा है कि पहले एक बार सिंघाने हो जाए, फिर एसएम पर आते हैं। तो P1, P2, P3, 3 क्वेश्चन करो, P1, P2 है P3, है ना। और इसके होते जाए और आगे भी बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए अब कुछ थ्योरी जरा से बचेगी, वो बताऊंगा मैं, तब तक आप ये क्वेश्चन करते रहे। थैंक यू।